ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लाइंस। देखो पेयर ऑफ लाइंस जो है ना डायरेक्टली क्वेश्चंस मेंस में है आपको, लेकिन ये अदर चैप्टर्स में काफी बेनिफिशियल होगा। जैसे सर्किल हो गया, आपका कोनिक सेक्शन हो गया, कोनिक सेक्शन में पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, उसमें कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट जो है ना अप्लाई करेंगे हम लोग किसका, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का। मतलब यहाँ पे हम लोग दो लाइंस के बारे में पढ़ेंगे कंबाइंड फॉर्म में, यानी दो लाइन को अगर मल्टीप्लाई कर दे साइमल्टेनियसली तो जो लाइन आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लाइंस। इसमें दो पार्ट होगा, ठीक है ना। पहला पार्ट होगा वैसा पेयर ऑफ लाइन जो ओरिजिन से पास करेगा, जो स्टार्टिंग में देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे वैसा पेयर ऑफ लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा होगा। तो बहुत छोटा चैप्टर है, 2 लेक्चर सिर्फ लगेगा पेयर ऑफ लाइंस में, ठीक है। उसके बाद हम लोग सर्किल स्टार्ट करेंगे। तो देखो पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या होगा, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्टेड केस हो गया, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। मान लो कि कोई भी दो लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, और ये एक लाइन है y इक्वल टू m1x, ठीक है ना। अब प्लस सी जो है ना यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि जो लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो c इसका 0 होगा। एक अनदर लाइन और है जो ओरिजिन से ही पास कर रहा है, y इक्वल टू, लेट्स से इसको एज्यूम कर लेते हैं m2x, ठीक है। दो लाइंस ले लिया जो ओरिजिन से पास कर रहा है, एक लाइन लिया y इक्वल टू m1x और दूसरा लाइन जो है लिया हूं y इक्वल टू m2x। दोनों ही लाइन क्या हो रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। अभी मैं वैसा थ्योरी पढ़ रहा हूं जो वैसा पेयर ऑफ लाइन जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन passing through origin is क्या होगा, ये हो जाएगा m1x, ठीक है ना। ये हो जाएगा m1x माइनस वाई इंटू ये हो जाएगा m2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो जब भी आपको कंबाइंड लाइन फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, लाइन को इक्वेट टू 0 कर दोगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है ना। ये कंसेप्ट होगा सभी जगह, जब भी आपको पेयर ऑफ लाइंस फाइंड आउट करना है तो इसको इक्वेट टू 0 कर लेंगे। तो m1x माइनस वाई इक्वल टू 0, या नहीं तो आप लिख लोगे y माइनस m1x इक्वल टू 0। या तो राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे, या नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड को ही राइट हैंड साइड ले आओगे। तो दोनों लाइंस को इक्वेट टू 0 करके लिख लोगे, और ठीक है ना, दोनों लाइन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो कंबाइंड इक्वेशंस आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा m1x इंटू m2x, फिर ये हो जाएगा माइनस m1x और ये माइनस हो जाएगा y इंटू m2x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं ये हो जाएगा m1 m2 x स्क्वायर, और माइनस इस दोनों में अगर xy कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू xy हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 3 टर्म इसमें आएगा, टर्म लाइक एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स वाई का टर्म आएगा और वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, 3 टर्म आएगा। तो जब भी कोई भी पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है, अगर इसको इक्वेट टू 0 करके मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 3 ही टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स वाई का टर्म और वाई स्क्वायर का टर्म। इसी को जनरल फॉर्म में इस तरह से लिख दिया जाता है, इसी को लिखोगे तो इसको लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो जनरली जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को जो है ना हम लोग ए ही लिखेंगे कहीं पे भी, एक्स वाई का कोएफिशिएंट जो होगा वो 2h होगा, और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम लोग b लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, जो m1 m2 को उसको a एज्यूम कर लिया और माइनस साइन के साथ m1 प्लस m2 को 2h एज्यूम कर लिया, और जो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यूनिटी उसको मैंने b मान लिया, यानी दोनों लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लाइन वन पेयर ऑफ लाइन 1 and 2 represent द सेम लाइन, ठीक है ना। दोनों ही सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो कोएफिशिएंट क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। तो m1 m2 अपॉन ये हो जाएगा आपको a, और ये इक्वल हो जाएगा माइनस साइन के साथ m1 प्लस m2 अपॉन ये 2h हो जाएगा,
और ये इक्वल होगा 1/b। तो यहीं से जब फाइंड आउट करोगे ना तो m1 प्लस m2 का जो वैल्यू आएगा इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो -2h/b आएगा, और m1 m2 का जो वैल्यू आएगा यहां से इस इक्वेशन से इक्वेट करोगे तो m1 m2 का वैल्यू आ जाएगा a/b। ये होगा रिलेशन बिटवीन स्लोप्स एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, सो a क्या है, बेसिकली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, 2h क्या है, वो xy का कोफिशिएंट। मतलब जब भी आपको किसी इक्वेशन में ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन में xy का कोफिशिएंट हमेशा 2h ही लिखा जाएगा। y स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग लाइन में क्या लिखते थे, ax प्लस by प्लस c, सिंगल लाइन अगर लिखना होता तो जनरली नॉर्मली जो ना कोफिशिएंट ऑफ x को a लिखते हैं, y के कोफिशिएंट को b लिखते थे, और कांस्टेंट टर्म को जहां भी लिखे थे तो हम लोग c लिखे थे, जनरल फॉर्म जो सिंगल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जो बताया था। तो जब भी कंबाइंड फॉर्म में लाइंस का इक्वेशंस लिखा जाएगा तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट जहां भी लिखना होगा हम a लिखेंगे, और एक्स वाई का कोएफिशिएंट 2h होगा, और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट b लिखेंगे। मतलब जब भी आपको ये लाइन लिखा हुआ इस तरह से कहीं पे भी डिनोट कर रहा है, दैट मींस ये दो लाइन को डिनोट करता है, ठीक है ना। और ये दोनों लाइन क्या होगा, ऑरिजिन से पास करेगा। इसको हम लोग होमोजीनियस इक्वेशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, होमोजीनियस इक्वेशंस। यानी आप लिख सकते हो कि एवरी होमोजीनियस इक्वेशंस of second degree, every homogeneous equations of second degree in x and y, that is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 will always represent a pair of line passing through origin. ठीक है, origin। सो होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होता है, इसको सही से समझो, क्योंकि जो ना ये आपका कंसेप्ट आगे चल के 12th में भी आपको कवर अप होगा। होमोजीनियस इक्वेशंस उसको बोलेंगे जिसका डिग्री थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा। जैसे डिग्री यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 है, x और y, x का कोएफिशिएंट, x का पावर क्या है 1 है, y का पावर क्या है 1 है, तो 1 + 1 क्या होगा, इसका भी पावर 2 है, और y स्क्वायर का पावर भी क्या है 2 है। तो थ्रू आउट जो है ना वेरिएबल का पावर जो है 2 है। फर्स्ट टर्म में भी वेरिएबल का पावर x का जो पावर है 2 है, और xy का पावर जो है ना 2 है, और y का पावर भी 2 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री। अच्छा, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री क्या होगा सृष्टि, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री होगा ax प्लस by इक्वल टू 0 हो जाएगा, c 0 नहीं होना चाहिए। बात समझे, उसको बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट डिग्री। एकदम सही है सृष्टि, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री कहेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री, ठीक है ना। और जितने भी होमोजीनियस इक्वेशंस होंगे, चाहे 2 डिग्री या 3 डिग्री, अगर 2 डिग्री है तो 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर होमोजीनियस इक्वेशन थर्ड डिग्री में है, आगे चल के बताऊंगा थर्ड डिग्री भी होता है, तो वो 3 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 2 डिग्री है तो 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वो दोनों ही लाइन क्या होगा, ऑरिजिन से ही पास करेगा। बात समझे, इसको हम लोग होमोजीनियस इक्वेशंस बोलेंगे सेकंड डिग्री को। अब ये कोएफिशिएंट्स, जो ये कोएफिशिएंट्स है, और m1 m2 क्या स्लोप है, वेयर m1 m2 जो होगा, m1 and m2 आर स्लोप ऑफ लाइन होगा। m1 m2 स्लोप ऑफ लाइंस होगा, और ahb जो होगा वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, 2h जो होगा xy का कोएफिशिएंट होगा, और b स्क्वायर जो b जो है बेसिकली y स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा। तो ये जो रिलेशंस कहलाएगा, रिलेशंस बिटवीन स्लोप्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशंस। तो ये एज ए फॉर्मूले मेमोराइज रखना है आपको। m1 m2 जो होना चाहिए -2h/b होना चाहिए, m1 m2 का वैल्यू a/b। यहां से अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा b² - 4ac। क्वाड्रेटिक का थोड़ा बहुत कंसेप्ट यूज हो रहा है, चलो बाद में हम देखते हैं इसको। यहां तक समझ में आया सभी को? इसके आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसको दूसरे तरीके से मैं निकाल के आपको दिखाता हूं कि m1 + m2 जो होता है वो इक्वल होता है -2h/b के, और m1 m2 होता है a/b के इक्वल। ठीक है ना, रब करें।
हाँ देखो अनन्या, होमोजीनियस इक्वेशन जो होता है, जैसे हम लोग इसको बोलते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ये कहलाएगा होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ 1 डिग्री होगा, इसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशंस है तो वो भी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और वो लाइन क्या होगा, ऑरिजिन से ही पास करेगा। ठीक है अनन्या। सो डिग्री डिपेंड करेगा कि कितना लाइंस है। अगर 1 डिग्री है तो एक लाइंस होगा, 2 डिग्री है तो 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, अगर 3 डिग्री है तो 3 लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको क्या लिखोगे, ये होगा होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ सेकेंड डिग्री होगा, समझे। ये कहलाएगा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, मतलब ये 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इस दोनों लाइन क्या होगा, ऑरिजिन से पास करेगा। होमोजीनियस का मतलब है कि एक्स और वाई के पावर का सम जो है ना कांस्टेंट आएगा, वो 2 के इक्वल है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक्स के पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पे सेकेंड टर्म में देखोगे तो एक्स के पावर 1 है और वाई के पावर 1 है, तो एक्स वाई के वेरिएबल के पावर का सम भी क्या है, सेकेंड टर्म में 2 के इक्वल है। और जो वाई स्क्वायर है थर्ड टर्म में, इसका भी पावर, वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है। वेरिएबल के पावर को देखना है, ठीक है ना। तो थ्रू आउट पावर इसका हर फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में, थर्ड टर्म में कांस्टेंट फिक्स आना चाहिए, और वो क्या है, 2 डिग्री है। तो ये डिनोट करेगा 2 लाइंस को, और वो दोनों लाइंस क्या होगा, इस फॉर्मेट में आएगा, दोनों लाइन इस फॉर्म में आएगा। एक लाइन आएगा आपको y इक्वल टू m1x, और दूसरा लाइन आएगा आपको y इक्वल टू m2x। इसी दोनों लाइन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मेट ही आएगा, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर। यानी सेकेंड डिग्री इक्वेशंस ऑलवेज डिनोट करेगा दो लाइंस को, और वो दोनों लाइन ऑरिजिन से पास करेगा। जैसे मैं बोलूं कि ये इक्वेशन, जैसे ए एक्स क्यू प्लस 2h1 एक्स स्क्वायर वाई अब प्लस 2h2 एक्स वाई स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा बी वाई क्यू इक्वल टू 0। ये डिनोट करेगा होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ थर्ड डिग्री, समझे। ये डिनोट करेगा होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ थर्ड डिग्री। ए एक्स क्यू प्लस 2h1 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2h2 एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी वाई क्यू इक्वल टू 0। यहां पे अनन्या देखोगे तो पावर जो है ना, थ्रू आउट वेरिएबल का पावर 3 है। जैसे फर्स्ट टर्म में एक्स का पावर 3 है, सेकेंड टर्म में एक्स का पावर 2 है, वाई के पावर 1 है, तो यहाँ पे भी वेरिएबल के पावर का सम 3 है। थर्ड टर्म में क्या लिखा हूं, एक्स वाई स्क्वायर लिखा हूं, तो यहाँ पे भी वेरिएबल के पावर का सम 3 है। और जो फोर्थ टर्म में वाई क्यू लिखा हूं, इसका भी वेरिएबल के पावर मीन्स डिग्री डिपेंड्स ऑन द पावर ऑन द वेरिएबल। यस अनन्या, सो डिग्री जो है ना डिपेंड करेगा वेरिएबल के पावर पे, कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, एकदम सही समझे हो। सो जो वेरिएबल का पावर होगा वो डिनोट करता है डिग्री को। तो यहाँ पे थ्रू आउट हर एक टर्म में डिग्री फिक्स होना चाहिए, और वो डिग्री 3 है, तो ये डिनोट करेगा होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ थर्ड डिग्री। और 3 डिग्री का अगर होमोजीनियस इक्वेशंस है तो वो 3 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा अनन्या। अब वो लाइन क्या होगा, किस फॉर्मेट में होगा, वो लाइन होगा y इक्वल टू m1x, दूसरा लाइन होगा y इक्वल टू m2x, और तीसरा लाइन होगा y इक्वल टू m3x। इस तीनों लाइन को एक साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका इक्वेशन आएगा। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो डिनोट कर रहा है, 3 लाइन को डिनोट कर रहा है पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये ध्यान रखना है। होमोजीनियस इक्वेशंस हमेशा ही ऑरिजिन से पास करता है, और होमोजीनियस का मतलब ये हो गया कि हर एक टर्म में वेरिएबल का जो पावर होगा वो फिक्स होगा। बात समझे सभी लोग। ईशान, तो हम लोग जो ना अपने कोर्स में आपको सेकेंड डिग्री है, थर्ड डिग्री नहीं है। वैसे तो मैं थर्ड डिग्री भी लिखवा दिया हूं, तो सेकेंड डिग्री है। तो एक बार और मैं पिक ले लेता हूं। रब करें इसको, और भी किसी को डाउट है, सचिन, ईशान, अनन्या, समझे। रब करें इसको, ओके।
देखो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता रहा हूं, ठीक है, जस्ट मैं एक एनालिसिस कर रहा हूं उसके थ्रू। देखो मैं क्वालिटी के कंसेप्ट से भी बता रहा हूं। जैसे हम लोग बोले थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, इसको हमेशा डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर बोथ साइड। एक्स स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो वो तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ए हो जाएगा प्लस 2h, ये y बाय एक्स हो जाएगा, और प्लस b, इसको लिख सकते हैं y बाय एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया सभी को? मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और y बाय एक्स ही किसके इक्वल होगा, y बाय एक्स ही स्लोप के इक्वल होता है, m के इक्वल होगा। बात समझे? क्योंकि y इक्वल टू m1x होगा ना, और y इक्वल टू m2x होगा, तो y बाय एक्स ही क्या होगा, m के इक्वल होगा। तो यहाँ एज्यूम कर लेंगे y बाय एक्स को m, सो लेट y बाय एक्स इक्वल टू m। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 2hm और प्लस हो जाएगा bm स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको रीराइट कर दें, इसको लेफ्ट साइड लिख देता हूं, प्लस 2hm और प्लस a इक्वल टू 0। यहीं से m में क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक आ रहा है, ठीक है ना। सो m में क्वाड्रेटिक आ रहा है तो ऑब्वियसली इसको वैल्यू होगा, लेट से उस वैल्यू को मैं एज्यूम कर रहा हूं m1 m2, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक में आप पढ़े होंगे कि सम ऑफ द रूट क्या होता है, m1 प्लस m2 क्या होगा, माइनस b बाय a होता है, नहीं होता है, तो माइनस b के जगह 2h लिखा हुआ है और a के जगह b लिखा हुआ है, ये होगा सम ऑफ द रूट। और क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, c अपॉन a होता है, तो c के जगह a लिखा हुआ है और a के अपॉन b, a के जगह b लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा c बाय a, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है क्वाड्रेटिक का c बाय a, यानी a बाय b हो जाएगा। बात समझे? तो आपको इन अदर वर्ड्स इस तरह से भी आप निकाल सकते हो स्लोप्स और कोएफिशिएंट्स में रिलेशंस। अब यहां से डिस्क्रिमिनेंट अगर फाइंड आउट करोगे इस क्वाड्रेटिक का तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर यानी 2h का होल स्क्वायर माइनस 4 a के जगह b है और c के जगह a है, तो ये आपका हो जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है ना। ये हो जाएगा d इक्वल टू 4 अगर कॉमन ले लें तो h स्क्वायर माइनस ab हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक का जो है ना डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। यहां से आप ये लिखोगे कि जैसे अगर इफ h स्क्वायर माइनस ab अगर पॉजिटिव हो जाए, तो h स्क्वायर माइनस ab अगर पॉजिटिव हो गया तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। और किसी क्वाड्रेटिक का अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो गया तो m1 m2 का वैल्यू क्या आएगा, रियल और डिस्टिंक्ट आएगा। और m1 m2 का वैल्यू रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गया तो लाइन क्या आएगा, हमेशा स्लोप अगर डिस्टिंक्ट आ गया तो लाइन भी डिस्टिंक्ट आएगा। इस केस में लिख सकते हैं देन पेयर ऑफ लाइन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझे सभी लोग इस कंसेप्ट को? एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू अगर पॉजिटिव लेते हो तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाएगा, और किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो m1 m2 का वैल्यू ऑब्वियसली रियल एंड डिस्टिंक्ट आएगा क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट से। अगर ये वैल्यू अगर जीरो आ जाता है, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू अगर जीरो आता है तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट उस केस में जीरो हो जाएगा। और किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो हो गया तो m1 m2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी रूट इक्वल आ जाएगा। अब सोचो अगर m1 m2 इक्वल आ गया तो दो लाइन का अगर m1 m2 इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों लाइन आपस में कॉन्साइड कर जाएगा। तो उस केस में लिख सकता हूं कि पेयर ऑफ लाइंस आर कॉन्साइडेंट। समझे? दोनों लाइन जो है ना कॉन्साइड कर जाएगा, यस, रूट रियल एंड इक्वल हो जाएगा, यानी उस केस में m1 m2 इक्वल हो जाएगा। और m1 m2 इक्वल हो गया यानी दोनों लाइन का स्लोप, दो लाइंस यहां पे क्या लिखोगे, अगर m1 लोगे तो y बाय एक्स इक्वल टू m1 होगा, और m2 लेंगे तो y बाय एक्स इक्वल टू m2 होगा। तो दोनों लाइन जो होगा ना इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि इस केस में स्लोप अगर इक्वल हो गया तो लाइन कॉन्साइड कर जाएगा। लेकिन अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू अगर लेस देन जीरो लेते हो, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर निगेटिव लेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाएगा, तो उस केस में स्लोप क्या होगा, अनरियल हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। यानी उसमें आप बोल सकते हो कि पेयर ऑफ लाइंस आर इमेजिनरी
पेयर ऑफ लाइंस आर इमेजिनरी विथ रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। द रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑरिजिन, ठीक है। सो पेयर ऑफ लाइन उस केस में इमेजिनरी होगा, जो कि हम लोग आगे चल के देखेंगे। जो है ना, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम लोग पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन के बारे में, सर्किल के बारे में, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इस तरह से ले, एच ए बी इस तरह से ले, जो एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर निगेटिव आ रहा है तो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाएगा, यानी m1 m2 अनरियल आएगा, आइटा के फॉर्म में आएगा। तो उस केस में लाइंस को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी लाइंस होगा। लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बताया हूं होमोजेनियस इक्वेशंस अगर इस फॉर्मेट में है तो वो लाइन ऑलवेज ही ऑरिजिन से पास करेगा, वट एवर द वैल्यूज ऑफ ए एच बी का वैल्यू कुछ भी लेते हैं तो वो लाइन, पेयर ऑफ लाइन हमेशा ऑरिजिन से पास करेगा। और ऑरिजिन क्या होता है? रियल होता है। बात समझे सभी लोग? ये समझ में आए? बढ़े आगे, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? चलो इसको रब करते हैं हम लोग। अब देखो, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by square equal to 0. Angle between pair of lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. अब अगर ये पेयर ऑफ लाइंस है तो इसके बीच का मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। देखो, फर्स्ट लाइन हमारे पास ये होगा y इक्वल टू m1x और दूसरा लाइन है ये होगा y इक्वल टू m2x, ठीक है ना। और इसी दोनों लाइंस को कंबाइंड फॉर्म में जो लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अभी जस्ट मैं बताया हूं कि स्लोप और इसके कोएफिशिएंट में जो रिलेशन होता है, क्या होता है रिलेशन? m1 प्लस m2 जो होता है माइनस 2h/b होता है, और m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप जो होता है a/b के इक्वल होता है, ठीक है। इसको मैं दो तरीके से प्रूफ किया हूं। मुझे इसके बीच का एंगल निकालना है। ये जो पेयर ऑफ लाइंस होगा जो ऑरिजिन से पास कर रहा है, वो मुझे फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। याद होगा मैं स्ट्रेट लाइन में भी दो लाइंस के बीच का एंगल निकाला था, याद है किसी को? वो फॉर्मूला क्या था? एंगल बिटवीन लाइंस क्या बताया था? दो लाइंस अगर दिया गया हो जिसका स्लोप m1 m2 हो, तो एंगल बिटवीन लाइंस का जो फॉर्मूला मैं लिखा था, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन, ठीक है। और ये मैं फॉर्मूला लिखवाया था कि tan थीटा जो होता है वो होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना। ये बताया था आपको, एकदम सही है दिव्यांश, करेक्ट है सृष्टि। tan थीटा होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब प्रॉब्लम ये है दिव्यांश, देखो सुनो, ईशान सही से सुनने की कोशिश करो, सृष्टि अगर लाइन अलग अलग हो तब तो मुझे स्लोप पता होगा, बात समझे। लेकिन अगर लाइन अगर इस तरह से लिख दे तो स्लोप तो पता नहीं होगा, मुझे ए एच भी पता होगा, तो ये फॉर्मूला जो है ना वैलिड नहीं होगा। ये फॉर्मूला वैलिड कब होगा? जब लाइन जो है ना सेपरेट फॉर्म में होगा। लाइन अगर सेपरेट फॉर्म में है और तब आपसे पूछता है कि एंगल बिटवीन लाइंस क्या होगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, tan थीटा इक्वल टू
m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बात समझे? लेकिन अगर लाइन कंबाइंड फॉर्म में होगा तो देखो हम इसी को कैसे हम एक्सप्रेस कर देते हैं ए एच बी के टर्म में। तो देखो कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट और 1 प्लस m1 m2 का एज इट इज रखता हूं। बात समझे सभी लोग? क्या किया मैंने, क्या किया कि स्क्वायर भी कर दिया हूं ऊपर न्यूमरेटर में और रूट भी ले लिया हूं। कर सकते हैं, जैसे हम लोग 2 को √4 तो लिख ही सकते हैं, तो स्क्वायर कर दिया हूं और फिर रूट भी ले लिया हूं, तो वो m1 माइनस m2 के इक्वल होगा। ठीक है ना? अब देखो क्या करेंगे, इसको लिख सकता हूं, इसको लिखा जा सकता है कि अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 m1 m2 और अपॉन हो जाएगा 1 प्लस m1 m2। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे इस नेक्स्ट लेक्चर्स ऑफलाइन में आपको बेसिक। तो देखो क्या करेंगे, यहां से देखो आयुष m1 प्लस m2 निकाले हुए हैं, m1 प्लस m2 किसके इक्वल है? माइनस 2h/b के इक्वल है, तो इसका लिख सकता हूं होल स्क्वायर और माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 और m1 m2 का वैल्यू है a/b, इसका अंडर रूट और अपॉन और 1 प्लस और m1 m2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे a/b। बात समझे? इसको अंडर रूट ऑफ, इसको लिख सकते हैं 4h² अपॉन b² और माइनस हो जाएगा 4a अपॉन b और अपॉन हो जाएगा 1 प्लस a/b। यहां से जब tan थीटा आप निकालोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो देखना ये आएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b आएगा। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू आएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। देखो ईशान क्या किया हूं, ये आपको फॉर्मूला पता है, tan थीटा इक्वल टू जो होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। ठीक है ना? मैंने क्या किया कि न्यूमरेटर में स्क्वायर कर दिया हूं और रूट भी ले लिया हूं। किया जा सकता है ऐसे, क्योंकि m1 माइनस m2 को मैंने लिख दिया m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि 2 को तो हम लिख ही सकते हैं, स्क्वायर कर देंगे और फिर रूट भी ले लेंगे। तो इस तरह से लिखा जा सकता है, हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। तो वही किया मैं, राइट साइड ब्लड हो रहा है, इट इज विजिबल। श्रेयांश सही हुआ? हो सकता है नेटवर्क का इशू होगा। नहीं, सृष्टि बोल रही है विजिबल है। चलो ओके। देखो ईशान इसे समझने की कोशिश करो, मैंने m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट ले लिया और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना? इसी फॉर्मूले को मैं यूज किया हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, वही लाइन लिखा हूं मैं। m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर जो होगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। और फिर अगले स्टेप में क्या किया इंसान, m1 प्लस m2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। m1 प्लस m2 माइनस 2h/b है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस 2h/b का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 और m1 m2 का वैल्यू a/b है। ठीक है, अपॉन 1 प्लस और यहाँ पे m1 m2 लिखा हुआ है जिसका वैल्यू किसके इक्वल है? a/b के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 4h² माइनस 4a/b अपॉन 1 प्लस a/b। इसमें एलसीएम लोगे ना तो नीचे से b से b कट जाएगा और 4 को रूट से बाहर लाओगे तो 2 बाहर आएगा। ठीक है इंसान? तो इसको जब मैनिपुलेट करोगे ना तो ये आएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b आएगा। तो आपके पास दो फॉर्मूला है, किसका? एंगल बिटवीन लाइंस का। अगर लाइन सेपरेट फॉर्म में है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे सचिन? ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और लाइन अगर कंबाइंड फॉर्म में देता है, लाइन जैसे इस फॉर्मेट में लिखा होता है और बोलता है कि एंगल बिटवीन लाइंस निकालो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला फॉर्मूला तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि m1 m2 तो पता नहीं है। अगर लाइन अगर इस तरह से लिखा रहेगा तो उसमें मुझे a/h/b का कोएफिशिएंट पता होगा, तो फिर पेयर ऑफ लाइंस इस ये फॉर्मूला यूजफुल होगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ
एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि लाइन अगर कंबाइंड फॉर्म में, लाइन अगर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो आप एंगल बिटवीन लाइंस जो है ना इस फॉर्मूले का यूज करोगे। लेकिन लाइन अगर सेपरेट फॉर्म में है, लाइन अलग अलग लिखा हुआ है और बोलता है एंगल बिटवीन लाइंस क्या होगा, तो ये वाले फॉर्मूले का यूज करोगे। ठीक है ना, समझे? तो आपके पास दो फॉर्मूला हो गया, दो लाइन के बीच का एंगल जब भी फाइंड आउट करना हो तो आपके पास दो फॉर्मूला होगा। अगर लाइंस अगर सेपरेट फॉर्म में है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लाइन अगर मल्टीप्लाइड फॉर्म में होगा, कंबाइंड फॉर्म में है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। क्वेश्चन लगे तो और भी क्लियर होगा। अच्छा, कोई बता सकता है कि लाइन परपेंडिकुलर क्या होगा? ए एच बी क्या वैल्यू ले जिससे कि लाइन परपेंडिकुलर हो जाए? कौन मुझे बताएगा? tan थीटा इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये tan थीटा का वैल्यू है। तो क्या कंडीशन होगा जिससे कि लाइन परपेंडिकुलर हो जाए? मैं आपको सेपरेट फॉर्म में बताया सचिन कि लाइन परपेंडिकुलर कब होता है, अगर ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, 1 प्लस m1 m2 जीरो हो जाए, तो ये रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। यानी m1 m2 का वैल्यू -1 एकदम। यस, गुड, वेरी गुड। मैं यही जानना चाह रहा था, a प्लस बी जीरो होना चाहिए। श्रेयांश भी सही है, यस भी सही है। a प्लस बी डिनोमिनेटर जीरो हो जाना चाहिए, इसको हम अनडिफाइंड कर देंगे। और tan थीटा अगर अनडिफाइंड होता है तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। यानी यहां पे मैं लिख रहा हूं कि इफ a प्लस बी इक्वल टू जीरो, दैट इज a क्या है बेसिकली? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। इसका सम अगर जीरो है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम अगर जीरो है, दैट इंप्लाइज द पेयर ऑफ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। then pair of lines are, ठीक है, perpendicular to each other। so ध्यान रखना है। so स्लोप का प्रोडक्ट अगर सेपरेट फॉर्म में, स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है तो लाइंस परपेंडिकुलर होगा। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एकदम अनन्या। इन्फिनिटी के केस में a प्लस बी अगर जीरो ले देंगे तो ये रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा और tan थीटा यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। और tan थीटा अनडिफाइंड कहां पे होता है? तो थीटा क्या आ जाएगा अनन्या? 90 डिग्री आ जाएगा। यानी ये आपस में लाइन क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये 90 डिग्री अगर हो गया तो ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कंबाइंड फॉर्म में कोई पूछे आपसे कि लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, तो आप बोलोगे कि a प्लस बी का सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर a प्लस बी का सम अगर जीरो है तो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा। कोई बोले कि सेपरेट फॉर्म, अगर लाइन सेपरेट फॉर्म में है तो लाइन परपेंडिकुलर कब होगा? तो m1 m2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। अगर m1 m2 का वैल्यू -1 है तो लाइन परपेंडिकुलर होगा। कोई बता सकता है लाइन पैरेलल कब होगा, यानी लाइन कोइंसाइडेंट कब होगा? यस दिव्यांश, एकदम सही है, m1 m2 -1 होना चाहिए। सचिन, अनन्या, लाइंस पैरेलल कब होगा? ये दोनों लाइन जो मैं लिखा हूं y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x, हम चाहते हैं कि दोनों कॉन्साइड कर जाए, यानी दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप या कॉन्साइड कब करेगा? एनी आइडिया? अरे tan थीटा जीरो हो जाए। अगर हम दोनों लाइन चाहते हैं कि एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाए यानी पैरेलल हो जाए, तो वो क्या होना चाहिए? tan थीटा जीरो होना चाहिए। तो tan थीटा जीरो कब होगा? एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए बी। देन टू लाइंस आर कॉन्साइडेंट। समझे? दोनों लाइन क्या होगा? कॉन्साइड कर जाएगा। थीटा जीरो होना चाहिए। थीटा जीरो होगा जब एच स्क्वायर ए बी के इक्वल होगा। यस, एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो होना चाहिए एकदम। आइए, उस पहले भी मैं लिखवाया हूं, पहले भी मैं आपको बताया हूं, आपको क्वाड्रेटिक में अभी जस्ट बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो है तो m1 m2 का वैल्यू क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। और दोनों लाइन का स्लोप अगर इक्वल हो गया तो ये दोनों लाइन आपस में कॉन्साइड कर जाएगा। बात समझे? एक चीज मैं इसमें तीसरा पॉइंट ये लिखवा रहा हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा कि इफ h इक्वल टू जीरो, दैट इज coefficient of
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई अगर जीरो आ रहा है, अब देखो एच का वैल्यू जो है ना, एच है बेसिकली एक्स वाई का कोएफिशिएंट है, नहीं है 2h है वैसे, तो 2 तो जीरो होगा नहीं, तो h जीरो होगा। अगर h जीरो हो गया देन लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस होगा। लाइन जो है एक्स एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड हो जाएगा। तीसरा पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट समझ में आया और बाकी का थ्योरी। अगर किसी को इसमें डाउट हो तो आप टाइप कर सकते हो, तब तक मैं एक पिक लेता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, रब करते हैं इसको। तीसरा पॉइंट मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कि h अगर जीरो हो जाए, h जो बेसिकली है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई है, वैसे तो 2h लिखा हुआ है, तो 2 तो जीरो होगा नहीं, तो h इक्वल टू जीरो। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इस लाइन का अगर जीरो होता है तो लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड होगा एक्स एक्सिस पे। देखो कैसे, ठीक है ना। इफ h इक्वल टू जीरो दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई अगर जीरो आ रहा है तो लाइंस जो होगा एक्स एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड होगा। देखो कैसे, इसका प्रूफ देखो। जैसे लाइंस क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसमें क्या करो, पुट h इक्वल टू जीरो। मैं एक वैल्यू लेकर के दिखाता हूं, h अगर इसमें जीरो पुट करोगे तो क्या होगा बताओ, ये लाइन क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बात समझे, h का वैल्यू अगर जीरो पुट कर देते हैं तो एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि लाइंस अगर डिस्टिंक्ट है, लाइंस अगर रियल और डिस्टिंक्ट है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एच का वैल्यू जीरो है, दैट मींस माइनस ए बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ए बी का साइन लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है ना। तो लाइन रियल एंड डिस्टिंक्ट तभी होगा जब ए बी का आप ऑपोजिट साइन लोगे, तभी लाइन रियल एंड डिस्टिंक्ट आएगा। तो लेट्स से कोई वैल्यू मैं ले लेता हूं, जैसे ए अगर 1 ले लो और बी का वैल्यू लेट्स से मैं -3 ले लेता हूं, ठीक है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। सो मैं ए एच बी का ऐसा वैल्यू ले रहा हूं जिससे कि एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अब बोलोगे कि क्यों पॉजिटिव हो जाए, ऑब्वियसली हम यहां बात कर रहे हैं लाइन जो क्या होना चाहिए, रियल और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो मैं अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि ये दोनों लाइन रियल और डिस्टिंक्ट तभी होगा जब एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि एच हम पहले जीरो मान रहे हैं तो माइनस ए बी पॉजिटिव होना चाहिए। माइनस से साइन से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी ए बी लेस देन जीरो होना चाहिए। यानी ए बी का आपको वैसा वैल्यू लेना है, अपोजिट साइन लेना है, तभी तो ए बी का प्रोडक्ट निगेटिव होगा। यानी ए अगर 1 ले लेते हैं और बी अगर -3 ले लेते हैं तो ऑब्वियसली एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एच 0 लेते हैं, ए 1 लेते हैं, बी -3 लेते हैं तो हाँ अपोजिट साइन लेंगे। तो बताओ ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। बात समझे, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3y स्क्वायर, ठीक है ना। तो 3y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी √3y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस एक्स। यहां से दो लाइन आएगा, √3y इक्वल टू एक्स आएगा, या नहीं तो √3y इक्वल टू माइनस एक्स आएगा। यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√3x होगा, और नहीं तो y इक्वल टू यहां से -1/√3x होगा। ठीक है, इसका स्लोप क्या आएगा, इस लाइन का जो स्लोप है वो 1/√3 है और इस लाइन का जो स्लोप है वो -1/√3 है। तो देखो लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा लाइन, एक का स्लोप 1/√3 है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा, ये y इक्वल टू 1/√3x है, तो ये 30 डिग्री एंगल बनाएगा। समझे क्यों बनाएगा, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू 1/√3, स्लोप 1/√3 है,
तो tan थीटा 1/√3, तो थीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका स्लोप -1/√3 है, तो एंगल जो है ना 150 डिग्री आएगा। यानी अगर इसका लाइन का इक्वेशन -1/√3x है तो ये 150 डिग्री आएगा, नहीं आएगा। सो tan थीटा यहां से अगर -1/√3 लेते हो तो थीटा का वैल्यू जो है ना 150 डिग्री आएगा। 150 डिग्री ये होगा, ये 150 डिग्री होगा एक्स एक्सिस से। ये होता है ना स्लोप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। तो ये एंगल कितना होगा, अगर ये 150 डिग्री है तो ये एंगल नहीं हो जाएगा 30 डिग्री। बात समझे? यस सचिन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये लाइन 150 डिग्री बना रहा है, तो निगेटिव एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा, ऑब्वियसली 30 डिग्री बनाएगा। बात समझे? ये समझ में आया सभी को डायग्राम? अब आप देख सकते हो आयुष, ये लाइन इक्वली इंक्लाइंड एक्स एक्सिस पे नहीं है, लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, बराबर डिग्री पे इंक्लाइंड है। इधर 30 डिग्री है, इधर भी क्या है 30 डिग्री है। तो वही मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर इस लाइन में अगर एक्स वाई का कोएफिशिएंट अगर h 0 हो जाए तो लाइन ऑलवेज क्या होगा, इक्वली इंक्लाइंड होगा एक्स एक्सिस पे। समझ में आया थर्ड का प्रूफ? अभी भी मैं रब नहीं किया हूं। इफ h इक्वल टू 0 that is coefficient of xy equal to 0, that means the lines are equally inclined to the x axis। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये। सो जब भी आपको h का वैल्यू अगर 0 आता है तो लाइंस क्या होगा, इक्वली इंक्लाइंड होगा। तो चलो इसको हम लोग रब करते हैं, ये जो स्टेटमेंट लिखा था। अब देखो इसमें एक लास्ट पॉइंट देखो, ये तो आपको दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। ये आपको थ्योरी में बताया हूं किसमें, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस में 3 पॉइंट आपको बताया हूं। पहला पॉइंट ये बताया हूं कि एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस जो होता है tan थीटा इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h² माइनस AB अपॉन A प्लस B होता है। फिर मैं आपको 3 पॉइंट लिखवाया हूं कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब होगा, जब A प्लस B का वैल्यू 0 होगा। लाइन आपस में कोइंसाइड कब करेगा, जब h² का वैल्यू AB के इक्वल होगा। और लाइन एक्स एक्सिस पे इंक्लाइंड कब होगा, जब h का वैल्यू 0 होगा। ठीक है ना, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। देखो थर्ड पॉइंट इसमें, इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ लाइन represented by the equations ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। Equations of angle bisectors of pair of line represented by the equations, ठीक है, ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। इसका पहले मैं आपको इसका थ्योरी लिख देता हूं। The equations of pair of line, the equations of angle bisector of pair of line ax square, pair of line represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is, ये हो जाएगा आपको x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इक्वल टू हो जाएगा xy अपॉन h होता है। ये होगा, राइट साइड रीडेबल नहीं होगा। अब विजिबल है? ओके। So equations of angle bisectors of pair of lines represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। ये जो होता है x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इक्वल टू होता है xy अपॉन h होता है।
ठीक है ना। ये मैं आपको प्रूफ कर देता हूं। अगर याद होगा सेपरेट फॉर्म में मैं बाइसेक्टर का जो इक्वेशंस लिखवाया था, क्या लिखवाया था, मैं लास्ट लेक्चर्स में ही करवाया हूं आपको। अगर सेपरेट फॉर्म में दो लाइन अगर दिया गया हो a1x प्लस b1y इक्वल टू c2 इक्वल टू 0, और अगर सेकेंड लाइन हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर जो मैंने बताया था वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। याद है? तो सेपरेट फॉर्म में एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन ये लिखवाया था, और कंबाइंड फॉर्म में ये होगा एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच होगा। ठीक है ना। अगर एच जीरो है, इफ एच इक्वल टू जीरो, देन क्या होगा, एच अगर जीरो हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एक्स वाई इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया कि आइदर एक्स इक्वल टू जीरो होगा और वाई इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है ना। then xy equal to 0 is the angle bisectors of the pair of line represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। अब बोलोगे कि ये थ्योरी कैसे लिख रहे हैं। देखो, अगर h जीरो कर दोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो हो जाएगा ना, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी तो जीरो होगा नहीं, इसलिए एक्स वाई इक्वल टू जीरो होगा। तो यहां से अगर h को जीरो करते हो तो पेयर ऑफ लाइंस जो आएगा वो एक्स वाई इक्वल टू जीरो आएगा। सो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू जीरो आएगा, और एक्स वाई इक्वल टू जीरो का मतलब होगा कि आइदर x जीरो होगा यानी तो y जीरो होगा, और x जीरो और y जीरो किसका इक्वेशन होता है, ये कहलाता है एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। इस इक्वेशंस का एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। ठीक है। बोलोगे क्यों, ऐसे क्यों होगा? तो देखो, अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ये जो है इक्वली इंक्लाइंड होता है। जब h जीरो लेते हैं तो लाइंस जो होता है इक्वली इंक्लाइंड होता है, नहीं होता है। और ये अगर 30 डिग्री है और ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या होगा, ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। और ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ, एक्स एक्सिस इस लाइन के लिए बाइसेक्टर नहीं हो जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, और वाई एक्सिस इसका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। यानी इस केस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही बाइसेक्टर होगा। तो वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो होता है, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन जो होता है वाई इक्वल टू जीरो होता है। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के इक्वेशन में अगर h जीरो है तो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन जो होगा वो एक्स वाई इक्वल टू जीरो होगा। एक्स वाई इक्वल टू जीरो का मतलब आइदर एक्स जीरो होगा या वाई जीरो होगा। एक्स जीरो जो होता है वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है, और एक्स जीरो वाई जीरो जो होता है वो वाई एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है, और एक्स इक्वल टू जीरो जो होता है वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है। यानी उस केस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही क्या कहलाएगा, बाइसेक्टर का इक्वेशन कहलाएगा। बात समझे क्यों होगा, क्योंकि उस केस में लाइन इक्वली इंक्लाइंड हो जाता है ना एक्स एक्सिस पे। तो क्लियरली ग्राफ से विजिबल है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही क्या होगा, इक्वली इंक्लाइंड, मतलब इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस पे, तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही एंगल बाइसेक्टर होगा। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो, और इसका मैं प्रूफ कर देता हूं। ये आया कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जस्ट एक फॉर्मूला है जो ना कंबाइंड फॉर्म में कोई पूछे ना एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, तो ये फॉर्मूला बताना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू होगा एक्स वाई अपॉन एच। और एक स्पेशल केस लिखवा दिया हूं कि अगर ये पेयर ऑफ लाइंस में अगर h जीरो है तो फिर बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही होगा, यानी एक्स वाई इक्वल टू जीरो होगा। तो चलो इसका मैं टिक लेता हूं और किसी को डाउट सकता। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है, रब करें। देखो इसका प्रूफ देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं बाइसेक्टर का इक्वेशंस।
प्रूफ इसलिए बता रहा हूं कि आपको आइडिया लगेगा कि ये किसने लिखा, कैसे लिखा गया। तो देखो प्रूफ इसका, जैसे मान लेता हूं कि ये पेयर ऑफ लाइंस है, जैसे ये एक इक्वेशन ये है y इक्वल टू m1x है, और दूसरा लाइन जो है y इक्वल टू m2x है। इसी दोनों लाइन को मल्टीप्लाइड फॉर्म में क्या लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखते हैं। और ये कंडीशन होता है m1 प्लस m2 क्या होना चाहिए, माइनस 2h/b होना चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या होना चाहिए, a/b के इक्वल होना चाहिए। तो देखो इस दोनों लाइंस का जो एक एंगल बाइसेक्टर ये होगा, ये कहलाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। और दूसरा बाइसेक्टर इस एंगल को अगर बाइसेक्ट करेगा तो ये लाइन हो सकता है दूसरा बाइसेक्टर। तो ये डॉटेड लाइन का मुझे कंबाइंड फॉर्म में लाइन इक्वेशन चाहिए। डॉटेड लाइन जो ये एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, इसी का मुझे इक्वेशन चाहिए कंबाइंड फॉर्म में। देखो गौर से देखो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। मान लेता हूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये लाइन θ1 एंगल बनाता है, तो स्लोप के डिफिनीशन से tan θ1 ही क्या होगा, m1 होगा। और मैं एज्यूम कर लेता हूं ये एंगल ये θ2 बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो स्लोप के डिफिनीशन से tan θ2 ही क्या होगा, m2 के इक्वल होगा। समझे स्लोप के बारे में, मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से y इक्वल टू m1x लाइन को θ1 माना हो, तो स्लोप के डिफिनीशन से tan θ1 ही m1 होगा। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से y इक्वल टू m2x लाइन को मैं एज्यूम कर लिया हूं, y इक्वल टू m2x लाइन को एज्यूम कर लिया हूं θ2, तो स्लोप के डिफिनीशन से tan θ2 ही m2 के इक्वल होगा। अब देखो अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अगर ये फाई है तो ये भी एंगल क्या होगा, फाई होगा। ये एंगल इक्वल होगा। अच्छा मैं मान लेता हूं द इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर इज y इक्वल टू mx। जैसे मैं इस लाइन को मैं मान लेता हूं y इक्वल टू mx है, ठीक है ना। ये बाइसेक्टर जो है ना y इक्वल टू mx है, ये लाइन में बाइसेक्टर का इक्वेशंस मैं एज्यूम कर लेता हूं। तो बताओ स्लोप के डिफिनीशन से अगर मान लो इसका स्लोप अगर हम ये अगर एंगल हम थीटा मानते हैं, ये एंगल अगर हम थीटा मानते हैं, तो स्लोप के डिफिनीशन से tan थीटा ही क्या होगा, m के इक्वल होगा। बात समझे, मैंने बाइसेक्टर का इक्वेशन मैं एज्यूम कर लिया हूं y इक्वल टू mx, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मान लिया हूं ये बाइसेक्टर जो है एंगल बना रहा है थीटा, तो स्लोप के डिफिनीशन से tan थीटा ही m होगा। अगर ये बाइसेक्टर का इक्वेशन है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। तो बताओ क्या होगा, ये एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, θ2 में से थीटा को घटा देंगे, ये इक्वल हो जाएगा। और ये एंगल निकालना तो कैसे निकालेंगे, थीटा में से θ1 को घटा देंगे। ये सबको समझ में आया कैसे किया है। क्या किया हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये डॉटेड लाइन बाइसेक्टर है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, ये एंगल अगर फाइंड आउट करना हो तो θ2 में से थीटा को माइनस कर देंगे, और ये बाइसेक्टर का एंगल, ये एंगल जो होगा क्या करेंगे, थीटा में से θ1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। फिर से सचिन बोल रहा है, फिर से सचिन देखो ये बाइसेक्टर का इक्वेशन है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। ये दो मैं दोनों एंगल को इक्वल कर रहा हूं, तो ये एंगल किसका इक्वल होगा, ये एंगल क्या होगा, ये θ2 है सचिन। इस θ2 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नहीं आ जाएगा ये एंगल, तो ये एंगल जो मैं फाइंड आउट किया वही होगा, θ2 माइनस थीटा होगा। और जो ये एंगल फाइंड आउट कैसे करोगे, ये एंगल फाइंड आउट करोगे तो थीटा में से θ1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, थीटा में से θ1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो नहीं आ जाएगा ये एंगल, ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा माइनस θ1। ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये डॉटेड लाइन जो है एंगल बाइसेक्टर है। हाँ एकदम सृष्टि जो है ना, डॉटेड लाइन जो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एंगल बाइसेक्टर है, मतलब इस एंगल को, एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। और उस लाइन को, इक्वेशंस को मैं y इक्वल टू mx मान लिया हूं, जहां m कोई वेरिएबल है, वही m को एलिमिनेट करके मुझे फाइंड आउट करना है बाइसेक्टर का इक्वेशन। तो यहां से आप देख सकते हो कि θ1 प्लस θ2 क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। दोनों तरफ अगर tan ले लें तो tan θ1 प्लस θ2 इक्वल टू tan 2 थीटा हो जाएगा। और tan a प्लस b का फॉर्मूला जानते हो, ये क्या होगा, tan θ1 अब प्लस tan θ2 और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2।
ठीक है ना, ये इक्वल हो जाएगा tan 2 थीटा के। tan 2 थीटा का भी फॉर्मूला रख सकते हो। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना, टिर्गो का फॉर्मूला से। अब यहां से tan थीटा 1 किसके इक्वल है, m1 के इक्वल है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे m1 और प्लस, और tan थीटा 2 का वैल्यू m2 के इक्वल है, तो m1 प्लस m2 अपॉन, और ये हो जाएगा 1 माइनस m1 m2, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा। और tan थीटा इक्वल है m के इक्वल है, तो हो जाएगा 2m अपॉन 1 माइनस m स्क्वायर, ठीक है ना। और सम ऑफ द स्लोप पता है मुझे, ये माइनस 2h बाई बी के इक्वल है, और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इक्वल है a बाई बी के इक्वल है, ठीक है ना। और m किसके इक्वल है, यहां से y इक्वल टू एम एक्स के इक्वल है, तो m का वैल्यू किसके इक्वल है, m का वैल्यू जो है y बाई एक्स के इक्वल है, m का वैल्यू पुट कर देंगे y बाई एक्स, तो 2 इंटू वाई बाई एक्स अपॉन हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। b माइनस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये बी से बी कट जाएगा। अब बताओ 2 से 2 दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस एच बाय बी माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स से एक्स कट जाएगा, तो एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें माइनस कॉमन लेके डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर देंगे, समझे। इसको न्यूमरेटर में ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, और h को डिनोमिनेटर में ले आए तो एक्स वाई अपॉन एच हो जाएगा, और यही आपका इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। अपर पार्ट इज नॉट इन द फ्रेम। कौन सा अपर पार्ट, इधर वाला कि इस साइड का, राइट साइड की लेफ्ट साइड, देखो यहां से क्या लिखा हूं कि ये माइनस 2h बाई बी, इसको लिखा हूं कि b अपॉन ये b माइनस ए हो जाएगा इक्वल टू 2y अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस एच अपॉन बी माइनस ए, और ये एक्स से एक्स कट जाएगा, तो एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर नीचे माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये a माइनस बी अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को नोमिनेटर में ले आए और h को शिफ्ट करके डिनोमिनेटर में ले आए, तो नहीं होगा, समझे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को नोमिनेटर में ले आया और h को मैं डिनोमिनेटर में ले आया। होल अपर पार्ट राइट साइड डिलीट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब विजिबल होगा, समझे। ये इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, कहीं किसी भी स्टेप में अगर नहीं समझ में आया तो। ये इसका प्रूफ हो गया, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है प्रूफ, आपको फॉर्मूला याद रखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी अपॉन एक्स वाई अपॉन एच होता है। बाइसेक्टर का बहुत लोगों को मीनिंग नहीं समझ में आता है, इसलिए मैं प्रूफ बार बार कर रहा हूं कि जिससे बाइसेक्टर आपको दिमाग में बैठे कि दो लाइंस को जो बाइसेक्ट करता है यानी बराबर भागों में डिवाइड करता है, उसी को हम लोग बाइसेक्टर बोलते हैं। कंबाइंड फॉर्म में बाइसेक्टर का ये इक्वेशन होगा। याद करो मैं लास्ट लेक्चर में सेपरेट फॉर्म में क्या लिखवाया था बाइसेक्टर का इक्वेशन। अगर मान लो सेपरेट फॉर्म में दो लाइन दिया गया था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो जो बाइसेक्टर का इक्वेशन सेपरेट फॉर्म में लिखवाया था a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, वो आपको लाइन जब सेपरेट फॉर्म में था तो। अगर लाइन अगर कंबाइंड फॉर्म में होगा तो बाइसेक्टर का इक्वेशन ये होगा। इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे कि ये h इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स वाई, ठीक है। अगर h जीरो हो जाता है देन क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, यानी a माइनस बी इंटू एक्स वाई जीरो हो जाएगा। अब a माइनस बी तो जीरो हो नहीं सकता है, तो एक्स वाई इक्वल टू जीरो होगा,
ठीक है ना। a माइनस बी जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि a b के इक्वल नहीं है, तो यहां से xy इक्वल टू जीरो आएगा, दैट मींस x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यानी बाइसेक्टर का इक्वेशंस क्या हो जाएगा, y एक्सिस एंड x एक्सिस इटसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, बाइसेक्टर का इक्वेशन उस केस में एक्सिस ही हो जाएगा। एक्सिस इसलिए होगा क्योंकि h जीरो पे लाइन क्या हो रहा है, इक्वली इंक्लाइंड हो रहा है, और लाइन अगर x एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड हो जाए तो बाइसेक्टर का इक्वेशन एक्सिस ही होता है। ये इस और थियरी है आपको पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन का। ठीक है, रब करो, एक बार सभी लोग टाइप करो। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सुनो, फिर से मैं आपको पूरे थ्योरी को बताता हूं। आपको जस्ट मैं 2 मिनट में पूरे थ्योरी जो अभी तक बताया हूं मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपको चीजें मेमोराइज हो। देखो मैं अभी जस्ट बताया था कि इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये थ्योरी मैं स्टार्ट किया था। दो अगर लाइंस है तो कंबाइंड इक्वेशंस अगर है y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x, ये दोनों लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो इसको कंबाइंड फॉर्म में दोनों लाइन का इक्वेशंस किस फॉर्मेट में होगा, तो वो फॉर्मेट होगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसी को मैं बोला था कि ये दोनों ये जो इक्वेशंस होगा इसी को हम लोग होमोजीनियस इक्वेशंस बोलते हैं ऑफ सेकंड डिग्री। और मैंने बताया था कि एवरी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री विल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। सो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर को ही हम लोग होमोजीनियस इक्वेशंस बोलते हैं सेकंड डिग्री का, और ये ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा दो लाइंस को, और ये दोनों लाइंस ऑलवेज क्या होगा, ऑरिजिन से पास करेगा। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन अगर ऑरिजिन से पास कर रहा है, अगर उसका स्लोप अगर m1 m2 है, तो AHB इसके कोएफिशिएंट में जो रिलेशन होगा m1 प्लस m2 जो होता है माइनस 2h/b होता है, और m1 m2 का प्रोडक्ट जो होता है a/b के इक्वल होता है। ठीक है, फिर मैं बताया था कि आपको कि h स्क्वायर माइनस ab पे डिपेंड करेगा दोनों लाइन का नेचर्स, कि लाइन डिस्टिंक्ट है, कि लाइन इक्वल है, कि लाइन इमेजिनरी है। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर पॉजिटिव होगा तो लाइन रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो है तो उस केस में लाइन कॉन्साइडेंट होगा, यानी स्लोप इक्वल हो जाएगा तो लाइन कॉन्साइड कर जाएगा। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर निगेटिव है तो जो पेयर ऑफ लाइन्स है वो इमेजिनरी होगा, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो ऑरिजिन होगा, और ऑरिजिन क्योंकि रियल है तो रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताया कि पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल्स कैसे निकालेंगे। जैसे सेपरेट फॉर्म में आपको बताया था पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला tan थीटा जो होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। उसी तरह अगर कंबाइंड फॉर्म में अगर आपको एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे tan थीटा इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है। ठीक है, उसमें नोट करके मैं आपको ये लिखवाया था कि पेयर ऑफ लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब होगा। ठीक है, जब a प्लस बी का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये हो गया आपको कंबाइंड फॉर्म में, यानी a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है। अगर इस दोनों का सम अगर 0 है तो पेयर ऑफ लाइंस आपस में ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जबकि सेपरेट फॉर्म में अगर लाइन अलग अलग हो तो मैं कंडीशन बताया था कि स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में मैंने आपको यह भी बताया हूं कि एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 है, यानी एच स्क्वायर अगर ए बी के इक्वल है, तो पेयर ऑफ लाइंस क्या होंगे, कॉन्साइडेंट होंगे, यानी कॉन्साइड कर जाएगा, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा, थीटा उस केस में 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट लिखवाया हूं।
तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बताया हूं कि अगर पेयर ऑफ लाइंस का ax² प्लस 2hxy प्लस by² का xy का कोएफिशिएंट अगर जीरो है, दैट मीन्स अगर h जीरो है, तो h अगर जब जीरो होगा तो पेयर ऑफ लाइंस क्या होगा, x एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड होगा, जिसको मैं प्रूफ करके भी बताया आपको। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताया हूं कि पेयर ऑफ लाइंस बाइसेक्टर का इक्वेशंस कैसे लिखेंगे कंबाइंड फॉर्म में। पेयर ऑफ लाइंस का बाइसेक्टर का इक्वेशन जो होता है वो होता है x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इक्वल टू xy अपॉन h होता है। इसमें मैंने आपको यह भी बताया कि अगर h जीरो है तो वो पेयर ऑफ लाइंस xy इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी x एक्सिस एंड y एक्सिस ही हो जाएगा। समझे पूरे थ्योरी? ले क्वेश्चंस इस पे। तो देखो इस पे क्वेश्चंस हम लोग बना के देखो कैसे बनाओगे। अब देखो क्वेश्चंस बहुत इजी रहता है इसका। जैसे सो दैट द इक्वेशन 6x² माइनस 5xy प्लस y² इक्वल टू 0, ठीक है, रिप्रेजेंट से पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन्स, पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ईच पासिंग थ्रू find the separate equation of these lines। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? जैसे सेकेंड क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, find the equations of pair of lines through the origin which are perpendicular to the lines represented by the line, ठीक है, 2x² माइनस 7xy और प्लस 3y² इक्वल टू 0। फिर से फ्रेम में नहीं आया। इतना नीचे लिख रहा हूं तो भी फ्रेम में नहीं आ रहा है। ये बहुत नीचे लिख रहा हूं, ये काफी ऊपर मैं लिख रहा हूं। श्रेयांश बोल रहा है फ्रेम में है। अच्छा, पहला क्वेश्चन फ्रेम में नहीं है। अच्छा, विजिबल है? मुझे तो विजिबल है यार, मुझे तो फ्रेम में दिख रहा है। चलो मैं क्वेश्चंस पढ़ ही देता हूं। अच्छा, क्वेश्चंस 1 लाइन, अच्छा ओके, ठीक है ना, तो नीचे लिख देता हूं। So that the equations of 6x² minus 5xy plus y² इक्वल टू 0, ठीक है ना। आयुष को विजिबल है। अच्छा ठीक है ना, अब यस विजिबल है। सो दैट द इक्वेशंस ऑफ 6x² minus 5xy plus y² represent a pair of distinct straight line each passing through origin। find a separate equation of these line। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो इसका सॉल्यूशन, लाइन जो है 6x² minus 5xy और प्लस y² इक्वल टू 0 है।
तो क्या करो, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। क्या लगता है, इसको कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू 6 हो जाएगा, 2h इक्वल टू क्या होगा, -5 होगा, यहाँ से h का वैल्यू हो जाएगा -5/2, ठीक है ना, और b का वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि लाइन जो है ना डिस्टिंक्ट होगा, पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन होगा? तो ये h² माइनस ए बी डिसाइड करेगा, h² माइनस ए बी का वैल्यू डिसाइड करेगा कि पेयर ऑफ लाइन डिस्टिंक्ट है कि नहीं है। तो बताओ h² क्या होगा, -5/2 का होल स्क्वायर, और माइनस a का वैल्यू है 6 और b का वैल्यू 1, तो 25/4 और -6 हो जाएगा। इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 25 माइनस 24 ये हो जाएगा 1/4, और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इससे कंफर्म हो रहा है कि पेयर ऑफ लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझे, h² माइनस ए बी का वैल्यू डिसाइड करेगा कि पेयर ऑफ लाइंस रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा अगर ये पॉजिटिव आता है तो, और क्लियरली ये पॉजिटिव आ रहा है तो कंफर्म हो गया कि ये पेयर ऑफ लाइंस रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। इसके सेकेंड पार्ट में बोल, और पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और ऑरिजिन से तो पास करेगा ही, क्योंकि ऑरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0,0 इस पेयर ऑफ लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली ऑरिजिन से पास करेगा ही। बोला फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, बोला इस लाइन को अलग अलग करके बताओ। देखो कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं, 6x² माइनस 5xy प्लस y² इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकता है 6 को y² के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा, 6 को लिख सकता है 2 into 3, क्योंकि 2 into 3 का सम 5 हो रहा है, तो -2xy और -3xy लिख देंगे, नहीं लिख सकते हैं 5xy को, -5xy को हम लिख सकते हैं -2xy -3xy, और फर्स्ट टू टर्म में 2x कॉमन ले लेंगे, तो 2x अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x बचेगा और यहाँ पे y, और लास्ट के टू टर्म में -y कॉमन ले सकते हो, -y यहाँ कॉमन लेंगे तो 3x, और यहाँ प्लस है क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे -y होगा, ठीक है ना, इक्वल टू 0, और 3x माइनस y कॉमन ले सकते हैं तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, 2x माइनस y इक्वल टू 0। सो आइदर क्या होगा, आइदर 3x माइनस y 0 होगा, यानी तो 2x माइनस y 0 होगा, तो यहां से y इक्वल टू 3x हो जाएगा, यानी तो y इक्वल टू 2x हो जाएगा। ये आपका सेपरेट इक्वेशंस हो गया। इस तरह से आप फैक्टराइज कर लोगे, ठीक है ना। अगर आपको फैक्टराइज नहीं होता है तो x² से डिवाइड करके y बाय x को m एज्यूम कर लो, तो m में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, जैसे मैं एनालिसिस किया था, ठीक है ना, थ्योरी में, और फिर m इक्वल टू लिख दोगे -b प्लस -b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। तो जब आपसे फैक्टराइज नहीं हो रहा हो तो x² से डिवाइड कर लोगे, y बाय x को m मान लोगे, m में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, और फिर क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लिख दोगे -b प्लस -b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आइए अगर फैक्टराइज हो जाता है तो इस तरह से बना सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। फाइंड, देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ऑरिजिन विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन। तो बोल रहा है कि इस लाइंस के परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइन निकालो जो ऑरिजिन से पास कर रहा हो। क्वेश्चन समझे, बोल रहा है कि वैसा पेयर ऑफ लाइन निकालो जो ऑरिजिन से पास कर रहा हो, और ये जो दोनों गिवन लाइन है उस पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले इसको क्या करो, अलग अलग कर लो, तो 7xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे, फैक्टराइज करने के लिए 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 1 into 6 लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 into 6 का 1 और 6 का सम क्या होगा, 7 होगा। इसको लिख सकते हो xy माइनस 6xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। इसमें अगर हम चाहे तो x कॉमन ले लें तो जगह 2x माइनस y, और इसमें माइनस 3y कॉमन ले लेंगे तो जगह 2x माइनस y, यहां से फैक्टराइज हो जाएगा 2x माइनस y इंटू x माइनस 3y इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस y इक्वल टू 0 और x माइनस 3y इक्वल टू 0। समझे, तो यही लाइंस होगा सेपरेट फॉर्म में। अब मुझे इसी लाइंस का इक्वेशन चाहिए, इसी लाइन पे पॉपुलर लाइन चाहिए जो ऑरिजिन से पास कर रहा हो। तो बताओ इस लाइन पे पॉपुलर लाइन क्या होगा, इस लाइन पे पॉपुलर लाइन जो होगा कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर देंगे, यानी x प्लस और माइनस साइन लगा देंगे, और इस पे पॉपुलर लाइन क्या होगा, इस लाइन पे पॉपुलर लाइन जो होगा 3x प्लस y इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आया क्या किया है,
कॉफिशिएंट को इंटरचेंज करके माइनस साइन लगा दिया क्योंकि इसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप -1/2 हो जाएगा, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो ये 2x माइनस वाई जो होगा लाइन, वो x प्लस 2y पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका स्लोप 1/3 है और इसका स्लोप -3 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये भी दोनों लाइन क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो यही लाइन होगा जो क्या होगा कि ऑरिजिन से भी पास करेगा और जो गिवन लाइन है परपेंडिकुलर लाइन होगा। फिर दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस 2y इंटू हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर अब प्लस xy अब प्लस 6xy, तो प्लस हो जाएगा 7xy अब प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इसका आंसर होगा। यही लाइन होगा जो गिवन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर होगा और ऑरिजिन से पास करेगा। किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होगा। इसको एज ए थ्योरी ट्रीट करेंगे, ठीक है, इस सब क्वेश्चंस को। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो रब करते हैं इसको। एक चीज यहाँ पे देख सकते हो, एक चीज गौर किए हो, ये लाइन और जो ये लाइन आया है, इस दोनों में अंतर क्या दिख रहा है? यहाँ 2 और यहाँ 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, मतलब इंटरचेंज हो गया। x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो गया। और यहाँ पे xy का कॉफिशिएंट जो निगेटिव था -7xy, यहाँ पे क्या आ गया, +7xy आ गया। यानी एक फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे ax स्क्वायर अब प्लस 2hxy अब प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इस लाइन पे अगर आपको परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, आपको परपेंडिकुलर लाइंस एंड पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो बता सकते हो वो लाइन क्या हो जाएगा? वो लाइन हो जाएगा, आपको ए और बी इंटरचेंज कर दोगे, bx स्क्वायर और फिर माइनस साइन हो जाएगा और प्लस हो जाएगा ay स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एज ए थ्योरी याद रख सकते हो, ठीक है ना? तो जब भी आपको बोलता है कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन निकालो और ऑरिजिन से पास कर रहा हो, यानी दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है और इस ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो क्या करोगे, x स्क्वायर वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट को इंटरचेंज कर दोगे और xy के कॉफिशिएंट अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दोगे। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। समझो मैं इसको एक तरह से प्रूफ कर दिया हूं, ठीक है, समझे सभी लोग? क्योंकि इसमें और इसमें अगर कंपेयर करोगे ना, तो इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है, इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि यहाँ -7xy है, यहाँ पे क्या हो गया, +7xy आ गया। तो वही किया हूं मैं, ए और बी का कॉफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया, अब प्लस है तो माइनस साइन लगा दोगे। तो चलो ये आपको थ्योरी याद रखोगे। चलो एक क्वेश्चंस और ले लेता हूं, एक दो क्वेश्चंस और लेता हूं। जैसे थर्ड देखो, जैसे फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन pair of lines 4x square plus 24xy और प्लस 11y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मुझे फाइंड आउट करना है इस लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा, इस पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। 24xy प्लस 11y स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ठीक है ना? इसको जनरल इक्वेशन से पहले कंपेयर कर लो, 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से a का वैल्यू 4 हो जाएगा और 2h इक्वल टू 24, यहां से h का वैल्यू 12 हो जाएगा और b का वैल्यू 11। और एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस आप जानते हो फॉर्मूला, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन होता है a प्लस b, ठीक है ना? इसका मॉड वैल्यू ले लोगे, एक्यूट एंगल लेते हैं, तो ये जगह 2 पुट कर दोगे इसमें वैल्यू, तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर 144 हो जाएगा, ठीक है, 12 का स्क्वायर। और ए बी क्या होगा, ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 11 है,
ये 44 हो जाएगा अपॉन a प्लस बी। a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 11 है, तो इसको ऐड कर दोगे तो ये 15 हो जाएगा। ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 44 तो 100 होगा, 100 का रूट 10 हो जाएगा अपॉन 15, ठीक है ना। 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये 4/3 हो जाएगा, यानी आप थीटा फाइंड आउट करोगे तो tan इनवर्स ऑफ 4/3 होगा। ये कहलाएगा एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। जब भी आपको एंगल बिटवीन पेयर ऑफ निकलना हो तो फॉर्म आप यूज करोगे h² माइनस रूट अपॉन a प्लस b होगा। और एक एंगल बाइसेक्टर्स पे क्वेश्चंस ले लेता हूं। जैसे देखो 4th नंबर, जैसे फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर find the equations of the bisectors of the angle between the lines, ठीक है, represented by 3x² minus 10xy और प्लस y² इक्वल टू 0। ठीक है ना। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x² माइनस 10xy प्लस y² इक्वल टू 0। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को हम लोग जनरल इक्वेशंस ऑफ सेकेंड डिग्री से कंपेयर कर लेंगे। इसको कंपेयर करेंगे तो ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। तो बताओ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 3 हो जाएगा और 2h इक्वल टू हो जाएगा -10, तो h इक्वल टू हो जाएगा -5 और b का वैल्यू 1 के इक्वल है। तो इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर का जो इक्वेशन होता है x² माइनस y² अपॉन a माइनस b अपॉन xy अपॉन x होता है, ठीक है ना। इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो x² माइनस y² अपॉन a माइनस b क्या होगा, a माइनस b 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और xy अपॉन और h का वैल्यू -5 है, ठीक है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये -5x² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5y², ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 2xy। इसको राइट साइड अगर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 2xy माइनस 5y² इक्वल टू 0। ये बाइसेक्टर का इक्वेशंस होगा, ठीक है ना। समझे सभी लोग? सो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। जैसे यहां पे देख सकते हो बाइसेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा। x² का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है और y² का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -5 है। तो यहाँ पे a का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू -5 है, तो a प्लस b का वैल्यू क्या है, a प्लस b का सम जो है 0 के इक्वल है। दैट मीन्स ये देख सकते हो आपस में ये दोनों बाइसेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सो ध्यान रखना, बाइसेक्टर्स में जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर आपस में ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर हो रहा है, परपेंडिकुलर ही होता है। और ये कंफर्म हो रहा है इस थ्योरी से कि x² का कोएफिशिएंट 5 है और y² का कोएफिशिएंट -5 है, तो यहाँ पे a प्लस b का जो सम है 0 के इक्वल है। दैट मीन्स ये दोनों पेयर ऑफ लाइन जो है ना आपस में परपेंडिकुलर है, यानी ये दोनों बाइसेक्टर क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। बड़े समझे इसको? अब देखो एक क्वेश्चंस तो आपको बनता ही है मेंस लेवल का ही। तो देखो आईआईटी जेईई मेंस में किस टाइप का क्वेश्चंस आता है।
पेयर ऑफ लाइंस पे मैं कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन जैसे मैं ले रहा हूं इस पे, देखो ये क्वेश्चन 2004 में आया था मेंस में, ठीक है। इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय 6x square minus xy plus 4c y square equal to 0 is 3x plus 4y equal to 0, then बोल रहा है c का वैल्यू किसके इक्वल्स होगा। ए ऑप्शन में है 1, बी में -1, सी में 3 है और डी ऑप्शन में -3। फाइंड आउट करो क्या होगा इसका आंसर। और एक क्वेश्चन मैं याद दे देता हूं, 2 क्वेश्चंस। इफ द सम ऑफ द स्लोप if the sum of the slopes of the lines given by x square minus 2cxy minus 7y square equal to 0 is 4 times their product, then बोल रहा है c किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में है 1, बी ऑप्शन में -1, सी ऑप्शन में है 2 और डी ऑप्शन में 3, नहीं डी ऑप्शन में -2, ठीक है। इफ द सम ऑफ द स्लोप्स if the sum of the slopes of the if the one of the lines given by 6x square minus xy plus 4cy square equal to 0 is 3x plus 4y equal to 0, तो बोला है c का वैल्यू क्या होगा। यानी 2 लाइंस में से एक लाइन दिया गया है तो ऑब्वियसली एक फैक्टर दिया गया, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, ये लाइंस 2 फैक्टर है ना, तो इस 2 फैक्टर में एक फैक्टर दिया गया, तो बस करना क्या आपको y का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना है। यानी 6x स्क्वायर माइनस xy प्लस 4cy स्क्वायर इक्वल टू 0, इसमें से एक लाइन दिया गया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, यहां से y निकालेंगे तो क्या होगा 3x बाय 4 होगा, तो आइदर x और y निकाल लेंगे, तो मैंने यहां से y निकाल लिया और y का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, तो 6x स्क्वायर माइनस x, तो पुट करेंगे क्या होगा y की जगह माइनस 3x बाय 4, अब प्लस हो जाएगा 4c और माइनस 3x बाय 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 0। समझे ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय 4 और प्लस हो जाएगा 4c और इंटू 9x स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा। सो y का वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दिया और x स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें तो क्या हो जाएगा 3 बाय 4 और प्लस हो जाएगा ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9c बाय 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसमें एलसीएम लेंगे तो 24 और प्लस 3 27 बाय 4 इक्वल टू लिख सकता हूँ माइनस 9c बाय 4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ से c का जो वैल्यू आएगा -3 के इक्वल, 27 में -9 डिवाइड कर देंगे तो -3 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना आपका डी ऑप्शन होगा। सो जब भी आपको 2 पेयर ऑफ लाइंस में से एक लाइंस अगर दिया गया हो तो ऑब्वियसली कुछ नहीं करना है, y का वैल्यू निकाल के इसमें सेटिस्फाई करवा देना है, क्योंकि 2 लाइंस, ये पेयर ऑफ लाइंस 2 फैक्टर है जिसमें से एक फैक्टर दिया गया है, तो ये फैक्टर इसको सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है ना। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2cxy और माइनस 7y स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया गया। इसको क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से कंपेयर कर लेंगे इसको। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो बताओ क्या होगा, a का वैल्यू 1 होगा और 2h इक्वल टू माइनस 2c होगा, h इक्वल टू -c और b का वैल्यू क्या हो जाएगा -7। अब क्या कर रहा है, इसका जो इफ सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस गिवन बाय इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, मान लेता हूं इस लाइन का स्लोप जो है m1 m2 है, ठीक है। तो आप जानते हो सम ऑफ द स्लोप क्या होता है, m1 प्लस m2 जो होता है -2h/b होता है, ठीक है ना। तो c का h का वैल्यू -c है, तो ये 2c अपॉन और b का वैल्यू -7 है, समझे। और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप होता है a/b, तो a का जो वैल्यू है 1 है और b का वैल्यू -7 है। सो मैंने क्या किया, सम ऑफ द स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप निकाल लिया, और क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि सम ऑफ स्लोप जो है यानी m1 प्लस m2 जो है वो किसके इक्वल है, 4 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट के इक्वल है, यानी m1 m2 के इक्वल है, ये क्वेश्चंस बोल रहा है।
सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, यानी m1 प्लस m2 इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ m1 m2। ठीक है, ये क्वेश्चंस में गिवन है। तो m1 प्लस m2 का वैल्यू है -2c/7 और m4 टाइम्स ऑफ, और m1 m2 का वैल्यू है -1/7। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो यहां से c का जो वैल्यू आएगा, माइनस से दोनों तरफ माइनस कट जाएगा, तो c का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है ना, समझे सभी लोग? h का वैल्यू -c रखोगे तो ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2c/-7, यानी इसका आंसर जो है ना सी ऑप्शन होगा। ठीक है श्रेयांश, डी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा। समझे ये पहला पार्ट? तो क्वेश्चंस देखो, ये मेंस का क्वेश्चंस है। क्या लगता है निकलेगा कि नहीं मेंस इस बार? अगली बार, इस बार नहीं, सॉरी अगली बार। अच्छा श्रेयांश, हाँ नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी -डी होगा, डी होगा। ओके चलो, ओके डी बोले, फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सही है। चलो डी ऑप्शंस बोल रहा था श्रेयांश, फर्स्ट का करेक्ट है। ठीक है ना। सो आपका पेयर ऑफ लाइंस एक लेक्चर हुआ है और अगले लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो समझो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे टफेस्ट पार्ट जो है ना, अब आपका एक लेक्चर्स रहा है, उसके बाद आपको लगेगा नहीं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कुछ पढ़ा रहे हैं, आपको बहुत इजी लगेगा और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। 11th की में अगर बात करो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 30 से 35% क्वेश्चंस आता है IIT JEE मेंस में, और ये क्योंकि कैलकुलस से डायरेक्टली लिंक चैप्टर है, तो जो लाइव में पढ़ रहा है ना, ऑफलाइन में उसके लिए बहुत एडवांटेज ये होगा कि रिपीट हो जाएगा सब चैप्टर। तो बहुत लकी हो जो आदमी नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम भी नहीं पढ़ा है, उसको बोलो कि आकर के ऑफलाइन में ज्वाइन करे। चलो लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे फिनिश अप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इसका लास्ट लेक्चर्स करेंगे पेयर ऑफ लाइंस का। चलो ओके, थैंक यू।